परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह बात बॉलीवुड फिल्मों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है। 70 और 80 के दशक की फिल्मों को देखें तो उनमें नायकों और खलनायकों की एक सटीक परिभाषा होती थी और उनके लिए कलाकार भी तय थे। लेकिन 90 के दशक तक आते आते यह परिपाटी बिल्कुल बदल गई। अब फिल्मों में नायकों और खलनायकों की दूरियां मिटने लगी और आलम यह रहा कि कई नामचीन फिल्मी हीरो नकारात्मक भूमिकाएं करने लगे, जो खुद को विलेन नहीं बल्कि एंटी हीरो बुलाते थे। साल 1993 में आई डर, बाजीगर और खलनायक कुछ ऐसी ही फिल्में रहीं। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इन्हीं फिल्मों में से एक खलनायक पर नजर डालेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व कहानी लेखन किया था सुभाष घई ने तथा इसके पटकथा और संवाद लिखे थे क्रमशः राम केलकर और कमलेश पांडे ने। तकरीबन 3 घंटे 11 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 अगस्त 1993 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, राखी गुलजार, राम्या कृष्णन, प्रमोद मुथु, A.K. हंगल, नीना गुप्ता आदि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के साझे मेहनत से तैयार किए हुए कुल 10 गाने फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे आजा सजन आजा, पालकी में होके सवार चली रे, ऐसे तेरी याद आती है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, देर से आना जल्दी जाना, प्यार की गंगा बहे, ओ माँ तुझे सलाम, नायक नहीं खलनायक है तू और चोली के पीछे क्या है गीत के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, विनोद राठौड़, उदित नारायण, जगजीत सिंह, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और इला अरुण ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म खलनायक साल 1993 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 12.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म आंखें, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म डर, जिसने 9.25 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म की सफलता में बहुत बड़ा हाथ इसके संगीत का भी रहा था। उन दिनों फिल्म के म्यूजिक राइट्स को लेकर 2 म्यूजिक कंपनियां HMV और टिप्स आपस में भिड़ गई थी। गौरतलब है कि सुभाष घई की पिछली फिल्मों का संगीत अक्सर HMV के द्वारा पेश किया जाता था, लेकिन HMV ने इस बार फिल्म के लिए केवल 40 लाख रुपए की ही पेशकश की, जबकि इसी समय उभरती नई कंपनी टिप्स ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। ऐसे में सुभाष घई ने टिप्स का ऑफर स्वीकार कर लिया और HMV के साथ अपना पुराना करार तोड़ दिया। बात जब फिल्म के संगीत की निकली है तो आपको यह भी बताता चलूं कि साल 1993 की सिबा का गीतमाला में चोली के पीछे क्या है गीत को पहला स्थान मिला, जबकि फिल्म के गीत नायक नहीं खलनायक हूँ मैं को 16वां स्थान हासिल हुआ। फैक्ट नंबर 3, फिल्म खलनायक की प्रसिद्धि को बढ़ाने में इससे जुड़े कई विवादों का भी हाथ रहा था, जिनमें प्रमुख विवाद था संजय दत्त का बॉम्बे बम ब्लास्ट में नाम जुड़ा होना। कहते हैं कि संजय दत्त का परिवार इस बात से बेहद ही नाखुश था कि सुभाष घई संजय दत्त की गिरफ्तारी को फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दरअसल सुभाष घई ने फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए थे, जिनमें संजय दत्त के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और उन पर लिखा हुआ था, जी हाँ मैं हूँ खलनायक। जब इस बाबत सुभाष घई से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि फिल्म के प्रमोशन की स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार हो चुकी थी और इसका संजय दत्त की गिरफ्तारी से कोई सरोकार नहीं है। फैक्ट नंबर 4, बॉम्बे बम ब्लास्ट में नाम आ जाने के कारण उन दिनों संजय दत्त को जेल भी जाना पड़ा था। इधर फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन संजय दत्त की कुछ डबिंग बाकी थी।
ऐसे में हर तरफ खबर उड़ी कि फिलहाल संजय दत्त का जेल से निकलना मुश्किल है, अतः अभी उनकी सभी फिल्में ठंडे बस्ते में चली जाएगी। खैर, कुछ ही समय बाद संजय दत्त को बेल पर रिहा कर दिया गया और बाहर आकर सबसे पहले उन्होंने खलनायक फिल्म की बची हुई डबिंग को पूरा किया। यहाँ संयोग देखिए कि संजय दत्त ने जेल से निकलने के बाद फिल्म के जिस दृश्य की डबिंग की, उस दृश्य में वो जेल जा रहे थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म खलनायक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बतौर संगीतकार कुछ आखिरी की सफल एल्बम्स में से एक रही, जिसकी करीब 1 करोड़ कॉपियां बिकी थी। इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर सुभाष घई को उनकी अगली फिल्म त्रिमूर्ति के गानों के लिए टिप्स ने 85 लाख रुपए की एक मुश्त कीमत दे दी। इसके अलावा रॉयल्टी में भी हिस्सेदारी का करार हुआ। इस बारे में उस दौर के कुछ फिल्म समीक्षकों का मानना था कि अगर त्रिमूर्ति भी खलनायक की तरह सफल हो जाती है तो टिप्स कंपनी को 50 लाख रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन न तो यह फिल्म सफल रही और न ही इसका संगीत। इस कारण उन दिनों टिप्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 6, यह फिल्म अपने रिलीज से पहले ही कई कंट्रोवर्सीज में आ गई थी, जिनमें से एक यह भी था कि जिस समय सुभाष घई ने खलनायक फिल्म बनाने की घोषणा की, ठीक उसी समय निर्माता निर्देशक सावन कुमार ने भी इससे मिलते जुलते नाम वाली एक फिल्म खलनायिका बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया। इस बारे में सावन कुमार कहते हैं कि पहले तो सुभाष घई ने उनसे कहा कि उन्हें खलनायिका शीर्षक से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब उन्हें फिल्म के मुहूर्त में बुलाया गया तो वो नहीं आए और इससे कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उनके खिलाफ केस भी कर दिया। जब इस बारे में सावन कुमार ने सुभाष घई से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एक ही जैसी शीर्षक वाली 2 फिल्मों से दोनों को ही नुकसान होगा। यह सुनकर सावन कुमार ने कहा कि चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैंने अपने फिल्म का नाम आपके मंजूरी के बाद ही रखा था, फिर आपने केस क्यों किया? इस पर सुभाष घई ने कहा कि मुझे लगा आप मजाक कर रहे थे। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में सावन कुमार ने अपनी फिल्म का टाइटल बदलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर आप मुझे फोन करके भी बोल देते तो मैं फिल्म का टाइटल बदल देता, पर आपने केस करके पूरे मामले को बिगाड़ दिया है। बताता चलूं कि यह बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि चोली के पीछे क्या है गीत की जबरदस्त सफलता को देखते हुए सावन कुमार ने भी अपनी फिल्म खलनायिका में एक ऐसा ही गाना डलवाया जिसके बोल थे चोली के अंदर क्या है, जिस पर सेंसर बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई और मजबूरन सावन कुमार ने गाने के बोल बदलकर होली के अंदर क्या है कर दिया। ये दोनों फिल्में साल 1993 में ही रिलीज हुई, लेकिन जहां खलनायक साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हुई, वहीं खलनायिका बुरी तरह से पिट गई थी। फैक्ट नंबर 7, अभिनेत्री नीना गुप्ता अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि जब सुभाष घई ने उन्हें चोली के पीछे क्या है गीत ऑफर किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो इस गीत के 1/4 हिस्से में ही नजर आने वाली थीं। साथ ही उन्हें इसके लिए पेमेंट भी कम मिल रहा था। खैर, इसके कुछ ही दिनों बाद जब वो सुभाष घई से एक पार्टी में मिली तो सुभाष घई ने उनसे कहा कि ये गाना बहुत ही लोकप्रिय होगा और आपको इसके बाद कई फिल्मों में काम मिलेगा, अतः आप इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने न दें। यह सुनकर नीना गुप्ता को उम्मीद जगी कि शायद उन्हें अन्य बड़ी फिल्मों में भी काम मिलने लगे, अतः वो गाने के लिए तैयार हो गयीं। इसके कुछ ही दिनों बाद जब वो पहले दिन फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होकर सेट पर पहुंची तो सुभाष घई ने उनके मेकअप वगैरह देखकर चिल्लाया कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। दरअसल सुभाष घई इस गाने के लिए एक भरा पूरा शरीर चाहते थे और नीना गुप्ता उन दिनों काफी दुबली पतली थीं। उस दिन नीना गुप्ता की शूटिंग टल गई और अगले दिन जब उनके शरीर को पैड करके भारी बनाया गया तब कहीं जाकर उनकी शूटिंग पूरी हुई। नीना गुप्ता बताती हैं कि इस गाने की सफलता के बाद उन्हें अन्य फिल्मों में काम तो नहीं मिला, लेकिन इसके जगह पर उन्हें कई सारे स्टेज शोज ऑफर होने लगे जहां उन्होंने यही गीत परफॉर्म किया और उन्हें खूब पैसे भी हासिल हुए। फैक्ट नंबर 8, सुभाष घई बताते हैं कि उन्होंने खलनायक फिल्म की प्लानिंग एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के रूप में किया था जिसे वो अशोक अमृतराज के साथ मिलकर बनाने वाले थे और फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में ऑडी मर्फी और उमर शरीफ जैसे अभिनेता काम करने वाले थे।
इस हॉलीवुड फिल्म का नाम नेगेटिव्स रखा गया था, लेकिन जल्दी सुभाष घई को यह एहसास हो गया कि हॉलीवुड फिल्मों में निर्देशकों को स्टूडियोज के निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है और वो अपने खुद के लेखक और अभिनेता चुनने के लिए आजाद नहीं होते। इसके विपरीत अगर वो हिंदी फिल्म बनाते हैं तो उसे अपने हिसाब से बना पाएंगे। इस कारण उन्होंने फिल्म की कहानी में बदलाव करके उसे हिंदी फिल्मों के अनुसार ढाला और फिल्म खलनायक बनाई। फैक्ट नंबर 9, सुभाष घई बताते हैं कि वो अक्सर अपने अभिनेत्रियों के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करते थे और जिन भी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उनमें से सिर्फ माधुरी दीक्षित और करीना कपूर ने ही कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया, बाद बाकी सफलता पाते ही बागी हो गई थी। बात करें माधुरी दीक्षित की तो उन्होंने सुभाष घई की फिल्म कर्मा में एक छोटा सा डांस किया था जिसे फाइनल एडिटिंग में हटा दिया गया था, लेकिन राम लखन और खलनायक में उन्होंने लीड रोल्स निभाए थे। गौरतलब है कि माधुरी दीक्षित ने लगातार छठी साल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। इससे पहले वो साल 1988 में तेजाब, 1989 में राम लखन, 1990 में दिल, 1991 में साजन और 1992 में बेटा जैसी फिल्में दे चुकी थीं। फिल्म खलनायक के बाद भी उनका यह सिलसिला 1994 में हम आपके हैं कौन और 1995 में राजा फिल्म से जारी रहा। फैक्ट नंबर 10, जब खलनायक अनाउंस हुई तो अनिल कपूर इस फिल्म में काम करने के लिए काफी उत्साहित थे और संजय दत्त वाली भूमिका को हर हाल में निभाना चाहते थे। इसके अलावा यह खबर भी उड़ी कि इस भूमिका के लिए नाना पाटेकर को लेने की भी बात चल रही है, लेकिन सुभाष घई ने अंतिम रूप से संजय दत्त को फिल्म में ले लिया। हालांकि संजय दत्त के साथ उनका पिछला अनुभव काफी अच्छा नहीं रहा था। दरअसल फिल्म विधाता के दौरान संजय दत्त ने ड्रग्स के नशे में सुभाष घई को काफी परेशान किया था, लेकिन एक लंबे समय अंतराल के बाद सुभाष घई ने उन पर फिर से विश्वास जताया। बताता चलूं कि सुभाष घई ने जब संजय दत्त को खलनायक की कहानी सुनाई तो वो फिल्म के लिए तुरंत ही तैयार हो गए, मगर सुभाष घई ने शर्त रखी कि उन्हें फिल्म के लिए 16 घंटे शूट करना पड़ेगा और क्योंकि फिल्म काफी महंगी होने वाली है इसलिए उन्हें अपनी फीस भी कम करनी पड़ेगी। संजय दत्त दोनों ही बातों के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म का गीत चोली के पीछे क्या है काफी विवादों में रहा था और कई लोगों ने इसे फूहड़ और अश्लील तक करार दे दिया। दिल्ली के एक वकील ने तो कोर्ट में गीत के विरुद्ध केस भी कर दिया और कहा कि ये गाना बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक है और भारतीय संस्कृति को भी बर्बाद कर रहा है। उन दिनों इस गाने के विरोध में 32 राजनीतिक दल और कई महिला संगठन खड़े हो गए थे। ऐसे में बाल ठाकरे इसके समर्थन में आगे आए और अपने मुखपत्र सामना में उन्होंने फिल्म की समीक्षा करते हुए इसे एक देशभक्ति फिल्म करार दिया और कहा कि चोली के पीछे क्या है गीत में कोई खराबी नहीं है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के कारण फिल्म खलनायक को एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि यह यश चोपड़ा की फिल्म डर से केवल एक वोट के खातिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हार गई। फैक्ट नंबर 12, उन दिनों फिल्म खलनायक के अलग अलग जगहों पर 11 प्रीमियर आयोजित किए गए थे, जिनमें संजय दत्त ने बेल पर रिहा होकर शिरकत किया था। इन प्रीमियर्स पर जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पहुंचते थे तो लोगों की भारी भीड़ उनके स्वागत में खड़ी रहती। यह देखकर संजय दत्त को विश्वास हो गया था कि फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी। यही नहीं, जब फिल्म की स्क्रीनिंग विदेशों में की गई तो वहां भी इतनी भीड़ जमा हो जाती थी कि उसे खदेड़ने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती थी। खलनायक एक चालू हिंदी मसाला फिल्म होने के बावजूद विदेशों में इसे जबरदस्त रिस्पांस मिला, जिसे देखकर खुद सुभाष घई भी काफी आश्चर्यचकित हो गए थे। फैक्ट नंबर 13, भले ही फिल्म को दर्शकों की काफी वाहवाही मिली पर कई समीक्षकों ने इसे सुभाष घई की सबसे कमजोर फिल्म करार दिया। फिल्म फेयर पत्रिका ने जहां इसे एक निराशाजनक फिल्म बताया, वहीं यासिर उस्मान ने कहा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा है पर सेकेंड हाफ काफी साधारण और कमजोर दिखाई देता है, अतः यह पूर्ण रूप से एक औसत फिल्म है। उन दिनों यह भी कहा गया कि पूरी फिल्म संजय दत्त की होकर रह गई है और उन्होंने इसमें कमाल का अभिनय किया है, लेकिन फिल्म में जैकी श्रॉफ के किरदार को ठीक से लिखा नहीं गया, जिस कारण उनके लाख प्रयासों के बावजूद यह किरदार काफी कमजोर नजर आता है। फैक्ट नंबर 14,
कहा जाता है कि फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित काफी करीब आ गए थे और कई फिल्मी मैगजीन्स इस बात का कयास लगा रहे थे कि संजय दत्त माधुरी दीक्षित के लिए अपनी पत्नी ऋचा को भी छोड़ देंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि माधुरी दीक्षित के माता पिता को उनका एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग रखना पसंद नहीं आया था। वहीं ऋचा के माँ बाप ने आरोप लगाया था कि माधुरी दीक्षित के कारण संजय दत्त ने ऋचा के साथ बेरुखी की है और यही उनकी बीमारी की बड़ी वजह भी नजर आती है। खैर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आने के बाद माधुरी दीक्षित ने संजय के साथ सारे संबंध तोड़ लिए और उनके साथ आगे अन्य कोई फिल्म करने से साफ मना कर दिया। फैक्ट नंबर 15, 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में खलनायक सबसे अधिक 11 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई, लेकिन उसे केवल 2 ही पुरस्कार हासिल हुए और ये दोनों पुरस्कार फिल्म के गीत चोली के पीछे क्या है को मिले थे। ये पुरस्कार थे अलका याग्निक और इला अरुण को सर्वश्रेष्ठ गायिका तथा सरोज खान को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ था जब 2 गायिकाओं को एक साथ फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। इन पुरस्कारों के अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ गीत, गायक और गायिका के लिए भी नामांकन मिले थे। तो ये थी साल 1993 में आई सुपरहिट फिल्म खलनायक पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।